प्यारे दोस्तों नमस्कार। आइए कक्षा 8 की जो अध्याय 5 है वृत्त एवं उनके अवयव, उसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 5.3 है और 5.4 है, इसको हम पूरा हल कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं फिर क्या बोला है। आपकी प्रश्नावली में बोला है दोस्तों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर केवल 3 क्वेश्चन दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर बार आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें इसे पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला है लघु वृत्त खंड का कोण, अर्थात लघु चाप और दीर्घ चाप आपको बताया था, उसी के अंतर्गत यहाँ पर बताना है कि वह न्यून कोण होता है कि अधिक कोण होता है। दीर्घ वृत्त खंड का कोण न्यून कोण होता है कि अधिक कोण होता है, और एक ही वृत्त में लघु वृत्त खंड एवं दीर्घ वृत्त खंड में बने कोणों का योग कितना होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको समझने के लिए हम आपकी पुस्तक में दी गई जो गतिविधि तो हम कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर कुछ चित्र दिया दोस्तों, चित्र 1, 2, 3 है ना। इस चित्रों को हमको देखने अवलोकन करना है और चांदे की सहायता से कोण को माप करके यहाँ पर जो सारणी दी है इसको भर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो चित्र 1 है, इसमें लघु वृत्त खंड का कोण अर्थात x। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, लघु वृत्त खंड का बोला है, खंड का, लघु वृत्त खंड द्वारा आंतरिक ऐसा नहीं बोला है ना, लघु वृत्त खंड का बोला है। तो यहाँ पर लघु वृत्त खंड है ए से लेकर के सी तक। ये लघु अर्थात छोटा है, जो वृत्त का जो खंड है अर्थात भाग है, छोटा भाग है ना दोस्तों। तो ये बोला, तो ये क्या लाएगा लघु वृत्त खंड। तो इसमें जो कोण बना है x, अब इसको गौर से देखें दोस्तों, क्या यह जो कोण बना है ये न्यून कोण है कि अधिक कोण है। देखने हमको साफ नजर आ रहा है कि जो कोण x है वहाँ अधिक कोण है ना। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, लघु वृत्त खंड का कोण जो है अधिक कोण होता है, और दीर्घ वृत्त खंड का जो कोण है ये y बना है, ये न्यून कोण होता है। ठीक है, लघु वृत्त खंड का जो कोण होता है अधिक कोण होता है, और दीर्घ वृत्त खंड का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। उल्टा याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बोला गया दोस्तों लघु वृत्त खंड का कोण एक से, इसको हमको मापना है चांदे की सहायता से और यहाँ पर लिखना है। और संगत दीर्घ वृत्त खंड का, अब इसको संगत जो यहाँ से ए से लेकर सी तक लिखते हैं हम यहाँ पर, तो संगत जो ए से डी से और सी तक ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया है ना। इसके द्वारा जो आंतरिक कोण है y, इसको हमको नाप करके लिखना है, माप करके लिखना है चांदा की सहायता से, और फिर दोनों का हम यहाँ पर योग करेंगे दोस्तों। उसी प्रकार चित्र 2 में दिया है, 3 में दिया है, जो चाप ए सी है ना, जो लघु वृत्त खंड में कोण बी बना है, दीर्घ वृत्त खंड में यहाँ पर कोण डी बना है, इसको आपको नाप करके लिखना है और हमको जोड़ना है और बताना है कि कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यदि मान लो हम यहाँ पर जो कोण बना है इसको मापते हैं दोस्तों, ये x का मान लो 130 अंश आया। ठीक है, तो इसका मतलब y का मान आएगा दोस्तों आपका 50 अंश। कितना आएगा? 50 अंश। क्यों आएगा? क्योंकि लघु वृत्त खंड का कोण और संगत दीर्घ वृत्त खंड का कोण, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो दोस्तों 180 अंश प्राप्त होता है। ठीक है, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो 180 अंश प्राप्त होता है। ये आप माप करके देख लेना। ठीक है, दोनों यदि यहाँ पर जो आंतरिक कोण, यहाँ पर आंतरिक कोण है, इसको हम जोड़ते हैं तो दोनों का योग 180 अंश होता है। ठीक है दोस्तों, इसी को आपको प्रश्नावली 5.3 में बोला गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लघु वृत्त खंड का बोला है कोण जो होता है दोस्तों अधिक कोण होता है, और यहाँ पर दीर्घ वृत्त खंड का जो कोण होता है दोस्तों न्यून कोण होता है। अर्थात दीर्घ था बड़ा, तो बड़ा का जो कोण बनता है न्यून का अर्थात कम कोण बनता है। ठीक है, तो लघु से यहाँ पर अधिक कोण बनता है और दीर्घ में यहाँ पर न्यून कोण बनता है। एक ही वृत्त खंड में लघु वृत्त खंड एवं संगत दीर्घ वृत्त खंड में बने कोणों का योग कितना होता है। तो हमने आपको बताया दोस्तों, इसका जो योग होता है 180 अंश होता है। ठीक है, अधिक कोण, न्यून कोण, 180 अंश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको जो प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट है। आइए अब जो प्रश्नावली 5.4 है इसको देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अब प्रश्नावली 5.4 में क्या बोला है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया प्रश्नावली 5.4, प्रश्न पहला, सामने दिए चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, जीरो नहीं वो है ना, वो वृत्त का केंद्र है, ये वो जो है वृत्त का केंद्र है। कोण पी आर क्यू तथा कोण क्यू पी आर के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोला है एक कोण का मान यहाँ पर दिया है ना,
हमको यहाँ पर अब जो है इन दोनों कोण के माप हमको बताना है, कोण आर और कोण पी का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है कोण क्यू का मान दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना दोस्तों कोण आर पर, ठीक है, कोण आर पर। अब इसके पहले आपको बता दूं, जो व्यास के द्वारा अंतरित कोण होता है दोस्तों, चाहे इधर अंतरित हो चाहे इधर हो, वो हमेशा 90 अंश का होता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण जो है 90 अंश का होता है, अर्थात समकोण होता है। एक केंद्र से होता हुआ जो यहाँ पर व्यास गया है पी क्यू, ये व्यास है, इसके द्वारा अंतरित कोण है, इसका मतलब कि इसका मान जो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको उल्लेख कर लेना है व्यास के द्वारा बनाए गए कोण 90 अंश का होता है दोस्तों। इसका मतलब है इसका मतलब कोण आर का मान हो जाएगा 90 अंश, कोण क्यू का मान दिया 40 अंश। अब हमको ज्ञात करना है कोण पी का मान। तो आप सबको पता है दोस्तों, पिछले कक्षा हमने पढ़ा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है दोस्तों 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज पी क्यू आर बना है, ये 3 कोण बना है, तो तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमको यहाँ पर कोण P का मान ज्ञात करना था, कोण P को हम कोण P लिख देंगे, यहाँ पर प्लस का प्लस, कोण Q का मान यहाँ पर 40 अंश दिया, 40 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस कोण R का मान हमने अभी निकाला यहाँ पर दोस्तों 90 अंश बराबर 180 अंश। अगर हम 40 और 90 को जोड़ते हैं दोस्तों तो आता कितना है 130 अंश। यहाँ पर कोण P है, प्लस करेंगे बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर दोस्तों 130 अंश है, इसको हम पक्षांतर करेंगे इस पार, बराबर चिन्ह के इस पार पक्षांतर करते हैं, तो इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ले सकते हैं कोण P बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश बराबर 50 अंश, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका जो कोण P का मान आ गया है 50 अंश, यहाँ पर लिखेंगे हम 50 अंश। क्लियर हो, इस प्रकार से बना लेंगे। नेक्स्ट हम क्या दिया है, सामने के चित्र में वृत्तखंड PQXY, अब PQXY इस प्रकार से वृत्तखंड बना है ना। जो कोण है YPQ बराबर 70 अंश, ये जो है YPQ बराबर 70 अंश दिया है, तथा कोण YQP बराबर जो है 30 अंश दिया है। तो हमको जो कोण Y और कोण X का मान ज्ञात करना है। ये जो कोण Y है और कोण X, इसका हमको मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक दोस्तों। Y और X जो है, ये चाप जो है PQ के द्वारा अंतरित कोण है। एक ही चाप के द्वारा जो अंतरित कोण है Y और X है, इसका मतलब दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर होंगे। हमने पढ़ा था दोस्तों, हमने पिछले जो प्रश्नावली में देखा था कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के अन्य खंड में अंतरित दो कोण है आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ जो चाप PQ है, इसके द्वारा कोण Y और X दोनों बनाए गए हैं, अर्थात दोनों क्या हो जाएगा आपस में, कोण X है बराबर हो गए कोण Y के। अर्थात यदि हमने Y का मान निकाल लिया तो X निकल जाएगा, X निकाल लिया तो Y का मान निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर रख सकते हैं त्रिभुज जो है PQY में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे, आपको लिख लेना है, चूंकि कोण Y और कोण X एक ही चाप के द्वारा बनाया गया कोण है, इसलिए कोण X बराबर कोण Y होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है त्रिभुज हम निकालते हैं दोस्तों, PQY में देखेंगे दोस्तों, PQY में आपको देख लेना है ना। क्या देख लेना है दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है,
और यहाँ पर कोण P का मान दिया है और कोण Q का मान दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण Y बराबर 180 जाना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हैं। यहाँ पर कोण P का मान दिया है 70 अंश, तो हम 70 लिखेंगे दोस्तों, प्लस कोण Q का मान यहाँ पर दिया 30 अंश दिया है, प्लस कोण Y का मान यहाँ पर दिया दोस्तों, हमको कोण Y का मान ज्ञात करना है 180 अंश। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे 70 और 30 को जोड़ते हो जाएगा 100 अंश हो रहा है, प्लस कोण Y बराबर 180 अंश। अब इस 100 को हम यहाँ पर बराबर चिन्ह के इस पर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर कोण Y बराबर 180 ऋण 100 अंश। तो कोण Y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 अंश आ जाएगा, घटाएंगे तो अब कोण Y का मान 80 अंश आ जाएगा। कोण 100 और Y बराबर है तो कोण 100 का मान भी 80 अंश हो जाएगा दोस्तों। यही हमको निकालना था, निकल गया। इस प्रकार आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है दोस्तों, तीसरा नंबर में दिया है, दिए गए चित्र में PQ बराबर PR। ठीक है, ये जो PQ और PR आपस में बराबर है तथा O जो है वृत्त का केंद्र है, तो त्रिभुज PQR के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, PQR के हमको तीनों कोण बताना है। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो Q से लेकर के R जो है क्या है, व्यास है। ठीक है, और व्यास के द्वारा जो आंतरिक कोण है हमेशा कितने अंश का होता है दोस्तों, 90 अंश का होता है। क्लियर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान है 180 अंश होता है। ये 90 अंश हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो भुजक PQ है और PR आपस में बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर जो बने कोण हैं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है बराबर है। हमने समद्विबाहु भुजा में देखा था, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसके द्वारा जो यहाँ पर जो कोण बनता है वो आपस में बराबर होता है। अगर यहाँ जो 50 अंश का रहेगा इसका मतलब इसमें 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर 50 करते हैं तो 50 50 और 190 हो जाएगा, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा गलत। इसका मतलब मान लो हम 45 45 करते हैं दोस्तों, 45 और 45 तो हो जाएगा 90 90 90 180 अंश। इसका मतलब यहाँ पर 45 आएगा, यहाँ पर 45 आएगा। हमने मौखिक रूप से ज्ञात कर लिया। अब इसको आपको सिस्टमेटिक रूप से कैसे ज्ञात करोगे, कैसे बनाओगे इसको। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भुजा ये PQ और PR जो आपस से बराबर है, और यहाँ पर Q से लेकर के R जो है क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि चित्र में क्या है, QR जो है क्या है, बराबर व्यास है। ठीक है दोस्तों, क्या है, व्यास है। तो व्यास के द्वारा वृत्तखंड पर जो बनाया गया कोण आंतरिक जो कोण होता है 90 अंश का होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं हम व्यास द्वारा आंतरिक कोण। ठीक है, आंतरिक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो कोण P है इसका मान हो जाएगा दोस्तों 90 अंश। ठीक है, जो कोण P है इसका मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के जो समान भुजा में जो बना कोण है ये आपस में बराबर होता है दोस्तों। जो समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों उसमें जो बराबर भुजा के द्वारा बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ कोण Q और कोण R जो आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको ले सकते हैं हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में सामने का कोण बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो कोण Q है और कोण R है क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों माना कि कोण जो Q है बराबर कोण R ही, इसको हम मान लेते हैं, मान लो x मान लेते दोस्तों। ठीक है, हमने बीजगणित के रूप में हम क्या बना लेंगे, x मान लेते हैं मान लो। अब दोस्तों हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अर्थात कोण P प्लस कोण Q
प्लस कोण आर बराबर 180 अंश होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों कोण पी का मान दिया है 90 अंश, तो हम यहाँ पर 90 अंश लिखेंगे, प्लस कोण क्यू और कोण आर का मान यहाँ पर x है, हमने माना है, बराबर 180 अंश। और जोड़ेंगे दोस्तों तो 90 और यहाँ पर हो जाएगा x और x कितना होगा 2x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 180 अंश। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर हम जो है अब यहाँ पर हम 90 को पक्षांतर कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2x बच जाएगा, बराबर 180 ऋण 90 बराबर 90 अंश हो गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2x बराबर 90 अंश आ गया। अब यहाँ जो 2x को पक्षांतर करते हैं तो इधर बच जाएगा x बराबर 90/2, x बराबर 45 अंश। इसका मतलब क्या हुआ, कोण Q बराबर 45 अंश और कोण R बराबर 45 अंश। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आपको बना लेना है, निकल गया। आइए दोस्तों अब देख सकते हैं चौथे नंबर किस प्रकार से दिया आपका सवाल जो है। अब चौथा में क्या बोला दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पर प्रश्न चौथा में लिखा है सामने चित्र में ए बी बराबर BC। ठीक है दोस्तों, ए बी बराबर BC है, वही साथ समद्वि बाहुबल हो गया। हम यहाँ पर देख पा रहे समद्वि बाहुबल त्रिभुज बन गया। और क्या बोला है, तथा कोण ACB अर्थात कोण जो C है उसका मान यहाँ पर 65 दिया है। तो कोण ADC की मान ज्ञात करें, कोण ADC का मान हमको बताना है दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर हमने पिछला जो क्वेश्चन हल किया था आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजा के द्वारा बनाए गए जो कोण है उसके जो कोण बनता है वो आपस में बराबर होते हैं। अब चित्र में देखेंगे दोस्तों, यहाँ जो भुजा बोल रहा है भुजा AB बराबर है और BC बराबर है ना। अब यहाँ पर जिसके द्वारा जो कोण बना है 65 अंश बना है, इसका मतलब यहाँ पर भी कोण बनेगा दोस्तों 65 अंश ही बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज के जो सामने का कोण है जो बराबर होता है, इसका मतलब यदि यहाँ 65 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा 65 अंश होगा। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का 180 अंश होता है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे समद्वि। ठीक है, तो समद्वि बाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोण C का मान मान लो 65 अंश है तो कोण A का मान भी कितना हो जाएगा, बराबर 65 अंश ही हो जाएगा दोस्तों। अर्थात कोण A और कोण C का मान निकल गया। अब हमको पता है दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 अंश। अब A का मान हमको यहाँ पर 65 अंश निकाल लिया, B के मान यहाँ पर हमको पता करना है और C का मान है दोस्तों 65 अंश बराबर 180 अंश। अगर हम यहाँ पर 65 को जोड़ते हैं दोस्तों तो 6 6 12 और 130 हो जाएगा दोस्तों। 130 अंश प्लस कोण B बराबर 180 अंश। 130 को हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो कोण B का मान हो जाएगा दोस्तों 180 में 130 घटा देंगे 50 अंश। इसका मतलब इस कोण का मान कितना हो गया दोस्तों 50 अंश। अब हमको बताना दोस्तों कोण D का मान, हमको बताना है कोण D का मान। अब अभी हमने पिछले प्रश्न वाले प्रश्न हल किया था, उसमें देखा था लघुवृत्त खंड और दीर्घवृत्त खंड पर जो कोण बना है उसको आपस में जोड़ते हैं दोस्तों 180 अंश आता है। प्रश्न वाली 5.3 हमने देखा था लघुवृत्त खंड का कोण और दीर्घवृत्त खंड का जो कोण है इसको जोड़ते हैं आपस में, जो कितना होता है 180 अंश का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है दीर्घवृत्त हो गया, ये जो है लघुवृत्त खंड हो गया, है ना। दीर्घवृत्त खंड और लघुवृत्त खंड हो गया। तो दीर्घवृत्त खंड के द्वारा यहाँ पर जो कोण बना है 50 अंश का और लघुवृत्त खंड के द्वारा जो कोण बना है यहाँ पर D यहाँ बना हुआ है, हमको निकालना है दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लघुवृत्त खंड एवं दीर्घवृत्त खंड का कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश होगा। अब देखिए कोण B का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया 50 अंश को जोड़ेंगे D में, हमको मिलना चाहिए 180 अंश।
अब 50 को पक्षांतर कर देंगे दोस्तों तो कोण डी का मान आ जाएगा यहाँ पर 130 अंश। क्लियर दोस्तों, तो हमारा जो उत्तर निकल गया कोण डी का मान आ जाएगा यहाँ पर 130 अंश। इस प्रकार से आप जो है बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्या दिया है, सामने चित्र में कोण PTR ठीक है दोस्तों, और कोण PSR की माप ज्ञात कीजिए। दोनों का मान हमको बताना है, जिसमें कोण PQR का मान यहाँ पर 130 अंश दिया है। ठीक है, कोण जो है T का मान ज्ञात करना है और कोण S का मान ज्ञात करना है। इन दोनों का कोण का जो बना है इसको हमको ज्ञात करना है। अब देखो किस प्रकार से इसको हल करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर दोस्तों जो चाप बना है P से लेकर के R तक, इसके प्रकार से हम जीवा बना लेंगे। P से लेकर के जो R तक जो लघु चाप है और P से लेकर के TSR यहाँ पर दीर्घ चाप है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यह जो कोण T है और कोण Q है एक ही चाप के द्वारा बनाए गए, PQR के द्वारा बनाए गए। लघु चाप जो PQR इसके द्वारा अंतरित कोण है T और S। इसका मतलब कोण T बराबर होंगे कोण S के, दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही चाप के द्वारा अंतरित कोण आपस में बराबर होते हैं। जो कोण है ना, यहाँ जो चाप है PQR लघु चाप, इसके द्वारा कोण T और कोण S बना है, अर्थात दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमको T और S का मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दीर्घ चाप है PTSR ये जो दीर्घ चाप है, इसके द्वारा जो आंतरिक कोण है दोस्तों, ये जो एक कोण बना है 130 अंश से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों चूंकि लघु चाप PQR ठीक है के द्वारा आंतरित कोण T एवं कोण S है, अर्थात कोण T बराबर होंगे कोण S के। क्लियर दोस्तों, अब देखिए इसी के द्वारा तो चूंकि दीर्घ चाप PTSR ये जो दीर्घ चाप है के द्वारा बनाए गए कोण कितना दोस्तों 130 अंश है, ये दिया है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, लघु चाप PQR के द्वारा T बन रहा है और दीर्घ चाप के द्वारा जो यहाँ पर आंतरिक कोण है Q है। और हमको पता है, हमने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा था, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का जो कोण होता है आपस में जोड़ने पर 180 अंश होता है ना। यहाँ पर जो है लघु वृत्तखंड का कोण बन गया और यहाँ पर जो है दीर्घ वृत्तखंड का कोण बन गया। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो 180 आना चाहिए। हमको पता है, क्या पता है दोस्तों, लघु वृत्तखंड का कोण प्लस दीर्घ वृत्तखंड का कोण बराबर कितना, और जोड़ने पर क्या करते हैं 180 आता है, हमको पता है। तो लघु वृत्तखंड का कोण क्या है दोस्तों 130 अंश है। लघु वृत्तखंड के यहाँ पर बनाएगा कोण कितना 130 अंश है, प्लस दीर्घ वृत्तखंड का कोण यहाँ पर T है, कोण T है। दोनों को जोड़ते हैं 180 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यदि हम कोण T का मान निकाले दोस्तों, हमको कोण S का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम 130 को पक्षांतर करेंगे इधर, तो कोण T बराबर 180 माइनस 130 प्राप्त हो जाएगा कोण T बराबर 50 अंश। जब कोण T का मान 50 अंश है, इसका मतलब है कोण S का भी मान 50 अंश होगा। तो यहाँ पर हमने कोण T और कोण S का मान निकाल लिया। इस प्रकार से दोस्तों पिछली प्रश्नावली जो पढ़े हैं, वृत्त पर जो आधारित प्रमेय है उसको आपको याद रखना है, तो आपका जो प्रश्न आसानी से बन जाएगा।